Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. चुनाव का मौसम चल रहा है और चुनाव के मौसम में एक जीन हमेशा बाहर निकल जाता है और वो जीन है जाति का। ये वही जाति है जो कि कभी नहीं जाती है। आप सबको पता होगा कि प्राचीन काल से लेकर आज तक हम जाति व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2025 या फिर 21st सेंचुरी में बात करें तो जाति खत्म नहीं हो पा रही है। आज भी चुनाव का मुद्दा जाति ही बनकर रह जा रहा है, चाहे वो जनता हो या फिर प्रतिनिधि जाति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। लेकिन सोचने वाला विषय है कि ये जाति व्यवस्था आई कैसे। आज की क्लास में हम समझेंगे कि जाति व्यवस्था भारत में आया कैसा। भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जाति व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम। इसके बारे में ही आज की हम क्लास में बात करने वाले हैं। और ध्यान रखना है आप सभी को कि जब तक जाति पर बात कीजिएगा तब तक स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा पर कैसे बात होगी, ये सोचने वाला विषय है और यह आप सब जरूर सोचें। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था कैसे आई और जाति व्यवस्था कैसे भारतीय समाज को तोड़ती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आज की क्लास में। वीडियो को आप अंत तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। जब भी चोरी आ रही है, जब भी चुनाव आता है ना, कुछ कुछ शब्द बहुत वायरल होते हैं। अभी कुछ समय पहले एक नेता ने एक वक्तव्य दिया, वो ही काफी वायरल हो गया। क्योंकि जाति व्यवस्था हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में, हमारे जो है कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड में ऐसी जो है घर बनाई हुई है, जिसे हमारे कभी ना चाहते हुए भी हमारे मुंह से कैसे कभी ऐसे शब्द निकल जाते हैं जहां पे हम उस शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहते, उस व्यवस्था में, उस सिस्टम में विश्वास तो नहीं करते, लेकिन कुछ शब्द हमारे मुंह से ऐसे निकल जाते हैं जस्ट बिकॉज कि हमारा पालन पोषण उस समाज में हुआ है जहां पे जाति व्यवस्था बहुत ही गहरे तरीके से घिरी हुई है। और वहां पे जायज बात है, ये स्वाभाविक बात है कि कभी कभी हमारे मुंह से ऐसे कोई शब्द निकल जाए। कुछ समय पहले ऐसे हुआ बिहार के एक बड़े नेता के साथ, जहां पे उनके मंच से एक टीवी प्लेटफॉर्म के मंच से उनके मुंह से जो है एक शब्द निकल गया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है और काफी बड़ा मुद्दा बनाइए कि भाई आप जो है जाति व्यवस्था में बिलीव करते हैं, आप कहते हैं कि भाई डेवलपमेंट पे बात होगा, आप कहते हैं कि आप एजुकेशन सिस्टम पे बात करोगे, आप ऐसे बात करोगे, आप वैसे बात करोगे, और आप ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो कि डेरोगेटरी रिमार्क है, जो कि काफी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता जो शब्द इस्तेमाल किया गया उस नेता की तरफ से, उसके पीछे उनकी क्या मंशा रही होगी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस भारतीय समाज में जाति व्यवस्था इस तरीके से घिरी हुई है कि कभी कभी अनजाने में हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कि हम ऐसा सोचते नहीं है, फिर भी हमारे मुंह से निकल जाते हैं, क्योंकि समाज की बनावट ऐसी है जहां पे आप कुछ चीजें जो है समाज से सीखते हैं। क्योंकि सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो समाज से होता है, परिवार से होता है, देश से होता है, स्कूल से होता है, कॉलेज से होता है, हमारे टीचर से होता है, और इन सब में जाति व्यवस्था है। तो जाति व्यवस्था इन सब जगह पे जब है तो हमारे अंदर भी होगी। तो इसको खत्म करना एक तरीके से नामुमकिन तो नहीं, मैं कहूंगा कि जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, ये एक तरह से यूटोपियन मॉडल होगा, जहां पे एक तरीके से सोचिए ख्याली पुलाव बनाने वाली बात होगी। लेकिन इसको खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। इसको इगैलिटेरियन बनाने की कोशिश की जा सकती है ना, जहां पे सारे लोग बराबर हों, जहां पे किसी के साथ ऊंच नीच या फिर भेदभाव का बात ना किया जाए। ठीक है, ये तो एक मुद्दा था जो कि इस मुद्दे पे ही मैं आज बात करने वाला हूं, जाति व्यवस्था पे। यहीं से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना जाति व्यवस्था पे बात की जाए, क्योंकि चुनाव का माहौल जाति पे ना होकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर हो, डेवलपमेंट पे हो, विकास पे हो और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, इन पे बात हो। और इन सब छोटी चीजों पे बात करने का अब समय नहीं रहा। 2025 में हम खड़े हैं, देश दुनिया के लोग कहां कहां तक पहुंच रहे हैं, और अभी तक हम जाति पे ही अगर रह पाएंगे तो फिर हमारा विकास कैसे होगा, ये सोचने वाला विषय है। चांद तक तो पहुंच गए हैं लेकिन जाति को नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये सोचने वाला विषय है ना। तो ये व्यवस्था ये आई कैसे, है ना, ये व्यवस्था आई कैसे। तो अगर आप देखोगे तो वैदिक पीरियड का समय चल रहा था, वैदिक काल का समय। और वैदिक पीरियड को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में जो है जाति व्यवस्था, यानी जाति व्यवस्था तो नहीं था उस समय, वर्णा सिस्टम था। और वर्णा सिस्टम की बात करते हैं तो वर्णा सिस्टम क्या है, वर्णा सिस्टम कहां पे आया। तो एक हमारा टेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है, एक वैदिक टेक्स्ट है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है इसके बारे में बताया गया है। किसके बारे में, वर्ण सिस्टम के बारे में। वर्ण सिस्टम क्या कहता है, वर्ण सिस्टम कहता है कि ये 4 वर्ण होंगे हमारे समाज में। कौन कौन से, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये 5वां पहले नहीं था लेकिन एक और कैटेगरी है अनटचेबल्स की। 4 वर्ण होंगे हमारे समाज में। अच्छा, ये चारों वर्ण आए कैसे, तो इसने कहा कि आदि ब्रह्म जो है उनके जो है शरीर से ये लोग निकले हैं, आदि ब्रह्म के शरीर से निकले हैं। जैसे एक जो है ब्राह्मण जो है वो माउथ से यानी कि मुंह से निकला है, और इसका काम है जो है पढ़ाई कराना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, है ना, और हवन पूजा पाठ कराना, ये काम है ब्राह्मण का। दूसरा जो भुजा है, जो शोल्डर है, शोल्डर से कौन निकला है,
क्षत्रिय निकले हैं और ये जो है वॉरियर क्लास है, ये किंग है, ये राजा बनेंगे, देश की सुरक्षा करेंगे, मानव की सुरक्षा करेंगे, जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, यानी कि ये राजा बनने का काम करेंगे और राजा बनकर सब पे शासन करेंगे और देश राज्य की सुरक्षा करेंगे। वैसे ही जो है तीसरे जो है वैश्य, वैश्य कहाँ से आएंगे? थाई से आएंगे। इनका जो ओरिजिन होगा वो थाई से होगा और ये मर्चेंट क्लास होंगे, लैंड ओनर्स होंगे, है ना, मर्चेंट क्लास यानी व्यापारी लोग होंगे। और चौथी क्लास जो होगी वो होगी शूद्रा की, ये जो है पीजेंट्स होंगे, सर्वेंट्स होंगे और कॉमनर्स होंगे। इनका काम होगा इन तीनों लोगों की सेवा करना। ये चार वर्ण की जो व्यवस्था बनी अर्ली वैदिक पीरियड में, वो जन्मजात नहीं थी। जन्मजात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ब्राह्मण कास्ट में, ब्राह्मण जो है वर्ण में अगर जन्म लेते हैं तो आपका काम जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पूजा पाठ कराएं या फिर पढ़ने लिखने का काम करें, जरूरी नहीं था अर्ली वैदिक पीरियड में। पहले क्या होता था, ये आपके ऑक्यूपेशन पे डिसाइड होता था। मान लो कि मेरा घर में ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मैं व्यापारी बनना चाहता हूं यानी बिजनेस करना चाहता हूं, तो मैं आराम से कर सकता हूं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये कब होता था? अर्ली वैदिक पीरियड में था। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड से जब हम लेटर वैदिक पीरियड में जाते हैं, लेटर वैदिक पीरियड में, तो ये जो है बर्थ पे हो जाता है। बर्थ का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आप ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं तो आप जो है ट्रेडर का काम नहीं कर सकते, आप व्यापारी का काम नहीं कर सकते, आपका काम पूजा पाठ कराना ही होगा। यानी सिस्टम जो है बदल गया। यानी अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, एक ही परिवार में कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, एक ही परिवार में कोई ब्राह्मण भी हो सकता है, एक ही परिवार में कोई राजा भी बन सकता है। लेकिन अब वो सिस्टम बदल के क्या हो गया है कि आपको जो है जिस वर्ण में आपने जन्म लिया है उसी को आपको कंटिन्यू करना है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। ये सिस्टम बना, है ना। यानी कि और उसको बाद ये कहा कि आप सबको पता होगा कि वेद को क्या कहा जाता है? वेद को अपुरुषय कहा जाता है। अपुरुषय, अपुरुषय कहने का मतलब क्या है कि इसको इंसानों ने नहीं बनाया, इसको भगवान ने बनाया है। वैदिक टेक्स्ट को किसने लिखा है? भगवानों ने लिखा है, ये कहा जाता है ना। तो ये सिस्टम चूंकि भगवान ने बनाया है तो इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं और ये सिस्टम कंटिन्यू होता चला आया। इसके बाद से जो है मेडिवल पीरियड आया, उसके बाद से कॉलोनियल पीरियड आया जब अंग्रेज हम पे शासन कर रहे थे, और फिर जो है हमारा देश आजाद हो गया, हमारे देश पे संविधान लागू हुआ और संविधान के बाद से बहुत सारे चेंजेस हुए, जिसके बारे में आपसे अभी बात करूंगा। जब बात करते हैं कास्ट सिस्टम की, जब बात करते हैं कास्ट सिस्टम की, तो कास्ट सिस्टम का कुछ फीचर है जो कि हमको पता होना चाहिए। कास्ट सिस्टम का क्या फीचर है? सबसे पहले तो कास्ट सिस्टम का अगर फीचर देखोगे तो ये क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या हुआ सर? क्लोज सिस्टम का मतलब ये हुआ कि भाई अगर मैं ब्राह्मण हूं और अगर मैं क्षत्रिय हूं, अगर मैं वैश्य हूं और अगर मैं शूद्र हूं, तो मैं इसी क्लास में रहूंगा, मतलब इसी ग्रुप में रहूंगा। इस ग्रुप में से मैं इस ग्रुप में नहीं आ सकता। यानी कि ये क्लोज सिस्टम है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ऊपर वाला नीचे नहीं आ सकता और नीचे वाला ऊपर नहीं आ सकता। इट इज अ वेरी क्लोज सिस्टम, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर देखोगे तो ये डिवाइन ओरिजिन है। ये डिवाइन ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि इसको जो है भगवान ने बनाया है, ये जो है इंसानों के द्वारा तो बनाया ही नहीं गया है, इंसान के द्वारा तो बनाया ही नहीं गया है। साथ ही साथ अगर देखोगे तो इसमें हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन होगा। हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन कहने का मतलब क्या हुआ सर? यहाँ पे अगर मान लो कि आप लोहार का काम करते हो तो आपका बेटा भी लोहार बनेगा। यानी कि ऑक्यूपेशन जो है, ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय जो है वो वंशानुगत चलेगा। जैसे वकील का बेटा वकील बनेगा, जैसे कि जो है बढ़ई का बेटा बढ़ई बनेगा, जैसे कि व्यवसायी का बेटा व्यवसायी बनेगा, टीचर का बेटा टीचर बनेगा। तो ये जो है चलता आएगा और ये हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन है। चौथा क्या है? एंडोगेमस। एंडोगेमस, एंडोगेमस का मतलब क्या हुआ कि आप अपने ही जाति में शादी करोगे। आप क्या करोगे? अपने ही कास्ट में शादी करोगे। आप सबको पता होगा, जैसे कि मैं जिस कास्ट का हूं, मैं एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता हूं जिसका नाम है भूमिहार, है ना। अगर आप बिहार से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं भूमिहार जाति के बारे में। तो ये भूमिहार जो कास्ट है, अगर एंडोगेमस का मतलब मैं आप समझाऊं तो भूमिहार लोग किसी राजपूत से शादी नहीं कर सकते। राजपूत से शादी नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इंटरकास्ट मैरिज हो जाएगा। और इंटरकास्ट मैरिज जो है जाति व्यवस्था में अलाउड नहीं है, जाति व्यवस्था में अलाउड नहीं है। तो क्या करेगा, ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण में ही जो है, भूमिहार जो है वो भूमिहार में ही शादी करेगा। लेकिन इसमें एक और चीज होता है, वो ध्यान रखना है, गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। गोत्र अगर सेम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या कि आपका जो एंसेस्टर है वो कॉमन है, आपका एंसेस्टर है वो कॉमन है और इस तरीके से आप भाई बहन हो जाएंगे। अगर गोत्र सेम होगा तो क्या होगा, आप दोनों भाई बहन हो जाएंगे। यानी कि एक कास्ट में तो शादी करनी है लेकिन गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है हमारा एंडोगेमस का। यानी कि एंडोगेमस मैरिज होना चाहिए, आपको अपनी जाति में ही शादी करनी है, आप बाहर की जाति में शादी नहीं कर सकते। ये जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा जाति व्यवस्था का, ठीक है। पहले एक और सिस्टम चलता था हमारा, वो था जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम, जजमानी सिस्टम क्या है? आप जो अगर बिहार की ओर से बिलोंग करते होंगे, बिहार जैसे राज्यों से, तो आप सबको पता होगा, जैसे कि मान लो कि मैं एक बार्बर का एग्जांपल देके समझाऊं तो महीने में जो है 1-2 बार बार्बर आता है, आपका जो है बाल पूरा जो है वो करके और सेट करके वो चला जाता है। ऐसे ही जो है मतलब सर्विस और गुड्स का जो है डिलीवरी, जैसे कि शादी ब्याह होती है तो कुछ लोग जो है आपको, जैसे कि जो है कुम्हार जो है, जो पॉटर मेकर होते हैं, वो कुछ बर्तन लेके आएंगे आपके साथ, मिट्टी के बर्तन लेके आएंगे। वैसे ही कुछ लोग जो है अभी साफ सफाई का काम करने वाले हैं, वो लोग आपके पास आएंगे। तो जजमान और कामीन का जो व्यवस्था है वो चला आ रहा था जाति व्यवस्था में। इसमें क्या होता है, एक जजमान होता है और एक कामीन होता है, यानी कि एक सर्विस प्रोवाइडर होता है और एक सर्विस लेने वाला होता है। जैसे कि मान लो मैं भूमिहार कास्ट हूं और मेरे घर में कभी भी पूजा पाठ कराना होगा तो एक ही परिवार से लोग आएंगे,
पूजा कराने के लिए, है ना। जैसे कि मान लो कि मुझे पूजा कराना है, मुझे क्या करना है, पूजा कराना है, तो मेरे जो पंडित जी होंगे, है ना, वो उसी घर से ही पंडित जी हमेशा आएंगे, और वो पंडित जी की मान लो डेथ हो गई तो उनके बेटा आएंगे, फिर उनके बेटा आएंगे, ऐसे एक ही परिवार से चलता आएगा, क्योंकि मैं उनका जजमान हूं। क्या हूं मैं? उनका जजमान हूं। ऐसे ही अगर बार्बर से देख लो, हर चीज से जो है गांव में एक ऐसी व्यवस्था बनी रहती है जहां पे वो लोग आके सर्विस देते हैं और बदले में उनको कुछ दिया जाता है। ये सब चीजें अभी तो उतने प्रिविलेंट नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ हद तक इसको प्रैक्टिस किया जाता है गांव में। अगर आप देखोगे, एक और चीज है, कमेंसनलिज्म की एग्जांपल दूं मैं। कमेंसनलिज्म, कमेंसलिज्म, ठीक है। कमेंसलिज्म का मतलब क्या हुआ? कमेंसलिज्म का सिंपल सा मतलब है इंटरडाइनिंग। मतलब क्या हुआ? आपने देखा होगा गांव में जो है कुछ लोग होते हैं वो दूसरे के घर खाने नहीं जाते, है ना। मतलब क्या होता है कि दूसरे कास्ट के लोग या फिर अपने कास्ट से अगर बिलोंग नहीं करता है कोई व्यक्ति, तो उसके यहाँ खाने नहीं जाते। यानी कि हम जो है किसके साथ खाना खाते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, ये जाति व्यवस्था का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर है, कह सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं अगर भूमिहार कास्ट से हूं तो मैं जनरली बिलीव करूंगा कि मैं अपने कास्ट के लोगों के ही बीच में जो है उठना बैठना करूं, खाऊं पीऊं। मैं जो है किसी शूद्र के यहाँ, किसी वैश्य के यहाँ जो है नहीं जाऊंगा खाने पीने के लिए। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं जाति व्यवस्था का जो नॉर्म बना हुआ है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको मैं क्या कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं। तो कमेंसलिज्म जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर है, सैलिएंट फीचर है कास्ट सिस्टम का, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे फीचर्स हैं जहां पे हम लोग देखते हैं कि जाति व्यवस्था किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। एक इंपॉर्टेंट और फीचर है सेपरेशन ऑफ सेपरेशन या फिर कह सकते हैं सेपरेशन का मतलब क्या? आपने देखा होगा गांव में अलग अलग टोले बनते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई विशेष जाति का है तो इस टोले का होगा, किसी और जाति का है इस टोले का है, किसी और जाति का है तो इस टोले में रहेगा। यानी कि एक टोले में किसी विशेष जाति के ही लोग रहेंगे, अलग अलग जो है टोले बन रहते हैं, और बीच में वो जो है वो खास करके जो अपर कास्ट के जो लोग हैं वो बीच में रहते हैं। यानी कि सेपरेशन रखा रहता है कि आप जो है आप आउटसाइडर हैं, आप बाहर रहिए, है ना। जैसे कि मान लो ये टोली हो गया, ये टोला हो गया, वो टोला हो गया, ये टोला हो गया, ऐसे टोला के नाम से गांव में जाना जाता है। तो अलग अलग, और इस टोले में जो है पार्टिकुलर कास्ट के ही लोग रहेंगे। इससे ये पता चलता है कि भाई यहाँ पे क्या है कि टच ना हो, है ना। टच को अवॉइड करने के लिए टोला जैसा सिस्टम बनाया गया है ना। तो सेपरेशन ऑफ कांटेक्ट, यानी कि कांटेक्ट ना हो इनके बीच में। इनका कांटेक्ट अगर यूजुअली होने लगेगा अपर कास्ट से लोगों के साथ, है ना, उठना बैठना होने लगेगा, आपस में जो है एक तरीके से एक्सचेंज होने लगेंगे, चाहे जो भी चीजों का एक्सचेंज हो, गुड्स हो, सर्विसेज हो, थॉट्स हो, एक्सप्रेशन हो, जिन भी, अगर इन सब चीजों का आदान प्रदान होता रहेगा तो ये जो जाति व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा। लेकिन आज के समय में अगर बात करें तो ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये कहां कहां से निकले हैं आप सब देख सकते हो, है ना। और इनका काम क्या था, यहाँ पे ये काम क्या था, सबके जो है फंक्शंस यहाँ पे लिखे गए, उनके वर्क क्या थे। जैसे कि वैश्य का क्या काम था, एग्रीकल्चर, ट्रेडर, ये सब जो है ये लोग काम करते थे, है ना। आज के समय में अगर हम देखते हैं तो जाति व्यवस्था जो है उस हद तक अब जो है हमारे समाज में नहीं रही है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से खत्म हो गई है, क्योंकि खत्म हो जाती तो आए दिन हमें ये देखने को नहीं मिलता कि कोई छोटी जाति का या फिर कोई निम्न जाति का कोई व्यक्ति जब घोड़े पर चढ़ जाता है तो उसको जो है घोड़े से उतार दिया जाता है, उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है, बहुत जो इल ट्रीटमेंट किया जाता है इन सारे लोगों के साथ। तो ये सब व्यवस्थाएं जब तक है हमारी समाज में, ऐसे न्यूज हमको सुनते हुए मिलते आएंगे। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं जिससे हमने जाति व्यवस्था को कमर तोड़ने की कोशिश की है। उसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जैसे कि मान लो मैंने एक फैक्ट्री खोली या फिर मैंने एक कंपनी खोली, महेशन आईएएस प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि आप किस जाति के हैं। अगर आपके अंदर क्या है, आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर स्किल है, तो मेरे लिए स्किल और टैलेंट प्रायोरिटी है, ना कि आपका कास्ट। आप भले ही बहुत बड़े कास्ट के हों, लेकिन आपके अंदर कोई टैलेंट है और कोई स्किल नहीं है, तो आप मेरे किसी काम के नहीं हैं। आप भले ही मेरे कास्ट के होंगे, लेकिन आप मेरे किसी काम के नहीं हैं, और ये जाहिर सी बात है कि मैं अपने कंपनी में आपको नहीं रखूंगा। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण जो जाति व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से खत्म होने लगी। क्यों? क्योंकि अब जो है लोग स्किल्स और जो है, दूसरा मैंने क्या होता है, टैलेंट को प्रायोरिटी देने लगे, ना कि कास्ट को, ठीक है। दूसरा मैं अगर बात करूं तो अर्बनाइजेशन हुआ। लोग जो है अर्बनाइजेशन के साथ जब शहर में रहने लगे, तो शहर में अगर मान लो कि मैं किसी फ्लैट में रहता हूं, बगल में कोई और व्यक्ति रहता है, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि भाई वो किस कास्ट का है ना। उसने जो है फ्लैट खरीदा और वो रहना शुरू कर दिया। अर्बनाइजेशन से क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर मान लो कि मैं अगर बाहर खाना खाने जाता हूं किसी रेस्टोरेंट में, तो मैं ये नहीं चेक करता हूं कि खाना परोसने वाला कौन है और खाना बनाने वाला कौन है। यानी कि अर्बनाइजेशन ने भी क्या किया है, इसकी कमर तोड़ने की कोशिश किया। और इसी से अर्बनाइजेशन से अगर डील करें तो माइग्रेशन, वही व्यक्ति जो गांव में रहता है तो डिस्क्रिमिनेशन या अनटचेबिलिटी फेस करता है, लेकिन शहर में आता है तो उसको जो है रेस्पेक्ट दिया जाता है।
कुछ हद तक, है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि सेम बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन उसको रेस्पेक्ट शहर में मिलता है एज कम्पेयर टू गांव। वाई? क्योंकि माइग्रेशन करने के कारण, माइग्रेशन का एक और ये भी कारण है कि वो शहर में इसीलिए जाना चाहता है क्योंकि गांव में जो उसको इल ट्रीटमेंट हो रहा है, जो गांव में उसके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, वो शहर में नहीं होगा। तो शहर में जब नहीं होगा तो क्या होगा कि वो शहर में अपने परिवार को लेके आएगा, शहर में वो खुद आएगा और शहर में रहना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे हमारे समाज में बहुत सारे लोग सोशल रिफॉर्मर बने, और सोशल रिफॉर्मर बनने के कारण उन लोगों ने समाज में बहुत सारे सुधार भी किए। अगर एंशियंट टाइम पीरियड में देखें तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से लेके ज्योतिबा फूले से लेके बहुत पेरियार से लेके बहुत सारे लोग थे। और अभी आधुनिक काल में भी बहुत सारे लोग जो हैं जो समाज सुधार की बात करते हैं, जो बात करते हैं जाति व्यवस्था को खत्म करने की। जाति व्यवस्था को खत्म करने के नाम पे, समाज सुधार के नाम पे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज भी बन चुके हैं जो एक तरीके से जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात करते हैं। जो अनटचेबल्स हैं, जो लोअर कास्ट या फिर जो हमारी जो सिस्टम बनी हुई है जहां पे एक हायरार्की में उनको जो लोअर तबके में रखा गया है, उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज या फिर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी इनिशिएटिव ले रहे हैं अपने तरफ से। और इससे ये पता चलता है कि समाज जो है अब पहले की तरह नहीं सोच रहा है। वैसे अगर आप देखोगे तो एक डेमोक्रेसी, जब देश आजाद हुआ तो हमने जो है लोकतंत्र को अपनाया, और लोकतंत्र में मालिक कौन है? तो लोकतंत्र में मालिक जो है वो सिटीजन है, यानी कि जनता है। और सिटीजन है, ये कास्ट पोस्ट नहीं है, जैसे इस कास्ट के लोग हैं तो आप मालिक होंगे और इस कास्ट के होंगे तो आप मालिक नहीं हो, नहीं, एवरीवन इज इक्वल। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे चाहे आप भूमिहार हैं या फिर आप जो है किसी और कास्ट के हैं या जो भी कास्ट के हैं आप, है ना, एक्स कास्ट के हैं, मैं भूमिहार हूं तो भूमिहार का नाम ले रहा हूं, किसी एक्स कास्ट के हैं आप, तो आप दोनों के पास एक ही वोटिंग राइट है, एक ही वोटिंग राइट है। ऐसा नहीं है कि कोई भूमिहार है तो उसके पास 2 वोटिंग राइट है और कोई दूसरे व्यक्ति दूसरे कास्ट का है तो उसके पास 1 वोटिंग राइट है, ऐसा नहीं है। इक्वल, एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, एवरीवन हैज इक्वल स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, एवरीवन इज इक्वल इन टर्म्स ऑफ लॉ, इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, सब कोई बराबर है ना। कोई किसी के साथ ऐसे विशेष जाति का है तो उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। साथ ही साथ जो लंबे समय से हमने डिस्क्रिमिनेशन किया इन लोगों के साथ, जो SC ST कम्युनिटीज के जो लोग हैं, OBC कम्युनिटीज के लोग हैं, इनके साथ जो लंबे समय से जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसको हमने सुधार करने के लिए इनको बहुत सारे रिजर्वेशन बेनिफिट्स दिए ताकि ये भी लोग जो है मेन स्ट्रीम में आ सके और कंधे से कंधा मिला के जो है समाज के विकास में, देश के विकास में सहयोग कर सके। चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो या फिर शेड्यूल ट्राइब हो। आप सबको पता होगा 1901 में 1901 में पहला कास्ट सेंसस हुआ था। 1935 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जैसे वर्ड आए हमारे समाज में, है ना। और ये सब किसने किया? ब्रिटिशर्स ने किया। और ब्रिटिशर्स क्यों करना चाहते थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये लगा कि भारत में अगर शासन करना है 1857 के आंदोलन के बाद, कि भारत में अगर शासन करना है तो भारत के समाज को समझना जरूरी है, और भारत के समाज को बिना समझे हम इन पे अच्छे से रूल नहीं कर सकते, और इसीलिए उन्होंने कास्ट को समझना कोशिश किया। ठीक है, तो रिजर्वेशन दिया। साथ ही साथ अगर देखोगे तो भारत का आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन मिला, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 17 की मैं बात करूं जो कि अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से बैन करता है कि आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप किसी को किसी के जाति, किसी के नाम, किसी के धर्म, किसी के लिंग और किसी के क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये सब चीजें क्या दिखाती है कि भारत में संविधान सर्वोपरि है, ना कि कोई रिलीजियस टेक्स्ट। हमारे यहाँ कोई धर्म का कोई किताब बड़ा नहीं है, हमारे लिए भारत का संविधान सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा क्या है? भारत का संविधान, क्योंकि संविधान से देश चलता है ना। धार्मिक चीजें अलग हैं, क्योंकि हमारा जो है, चूंकि हम जो हमारा देश का जो मॉडल है वो डेमोक्रेटिक मॉडल है, थियोक्रेटिक मॉडल नहीं है। थियोक्रेटिक मॉडल नहीं, हमारा जो है कोई, जैसे कि पाकिस्तान की मैं बात करूं, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक स्टेट है, सेकुलर स्टेट है ना, जहां पे हम सबको जो है इक्वल ट्रीट करते हैं, हमारे लिए सब कोई बराबर है ना। अगर आप देखोगे तो नए समय में जो है नए नए ऑक्यूपेशन आए हैं, न्यू ऑक्यूपेशन। और ये जो न्यू ऑक्यूपेशन है, पहले के समय में क्या होता था? एक बढ़ई होता था, एक कारपेंटर हो गया, एक बार्बर हो गया, एक सफाई करने वाला हो गया, ये सब ऑक्यूपेशन थे। लेकिन अभी नए जमाने में नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और इससे क्या हो रहा है? इससे समाज में नए नए जो है व्यवसाय आ रहे हैं, और नए नए जब व्यवसाय आएंगे, नए नए जब रोजगार आएंगे, तो जो है कास्ट सिस्टम पूरी तरीके से एक तरीके से खत्म हो जाएगा। क्लियर है बात? अगर आप देखोगे इसी से अगर मैं लिंक करूं तो जो है ग्लोबलाइजेशन का दौर जो चल रहा है, वैश्वीकरण का, और ग्लोबलाइजेशन में लोग जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में, सिर्फ स्टेट और स्टेट के बीच में, बल्कि बहुत सारे कंट्रीज के बीच में भी, है ना। बहुत सारे लोग इंडिया में रह के बाहर के लिए काम करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो किस कास्ट से हैं, किस कास्ट से नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है किसी को, और मेयरली उनके स्किल और टैलेंट के बेस पे ही उनको रिक्रूट किया जाता है। ये सब चीजें क्या दिखाती हैं? ये सब चीजें दिखाती है कि भारत से पूरी तरीके से जाति व्यवस्था जो है अब खत्म होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि कानून हमने ऐसे बनाए, मॉडर्न लॉज जो बनाए वो एक तरीके से जाति व्यवस्था और उससे द्वारा की गई जितने भी एट्रोसिटीज हैं, उसके द्वारा जितने भी किए गए जो भी एट्रोसिटीज हैं समाज के ऊपर या फिर विशेष किसी भी जाति के ऊपर, तो उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज किया जा रहा है उसको खत्म करने के लिए हमने बहुत सारे मॉडर्न लॉज भी अपने जो है कानून में रखा है, हमने जो है संविधान में रखा है, पार्लियामेंट ने बनाया है, ताकि जो है हम इनको प्रोटेक्ट कर सके, इनके राइट को।
ठीक है। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत में रिफॉर्म लाने के लिए, इंडिया में रिफॉर्म लाने के लिए कास्ट, जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, कहीं क्लास सिस्टम था, हमारे यहाँ जो है कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहीं कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे यूएसए की बात करें तो वहाँ पे व्हाइट और ब्लैक के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। ऐसे बहुत सारी थ्योरी है। अगर मैं बात करूँ ओरिजिन के बारे में कि कास्ट सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से आया या फिर वर्णा का ओरिजिन क्या है, तो इसके लिए बहुत सारे जो है थ्योरीज हैं। जैसे कोई कहता है कि इसका जो है डिवाइन ओरिजिन है ना, कोई कहता है रेशियल ओरिजिन। रेशियल ओरिजिन कहने वाले रिस्ले हैं, इनका नाम रिस्ले है, और रिस्ले ने जो है रेशियल ओरिजिन की बात की है। रेशियल ओरिजिन में क्या है, वो कहते हैं कि सेंट्रल एशिया से जो है क्या है, सेंट्रल एशिया से आए हमारे कौन, आर्यंस। और ये जो आर्यंस थे ये काफी एडवांस थे, इनके पास एडवांस वेपन्स थे और ये काफी तेज तर्रार लोग थे। ये जब भारत में आए, इंडिया में इंटर किए, तो यहाँ के जो लोग थे, जो नेटिव लोग थे, इनको मार मार के इनको हरा देते हैं। इनको जो है मार मार के हरा देते हैं, नेटिव इंडियंस को मार मार के हरा देते हैं। और ये जो हार जाते हैं, ये लोग इनको दास बना लेते हैं, दास। और ये लोग क्या करते हैं, ये जो दास थे यही लोअर कास्ट बनते हैं, और ये जो लोग थे आर्यंस, ये अपर कास्ट, यानी कि जो टॉप वर्णा सिस्टम में जो टॉप पे जो लोग हैं वो यही आर्यंस हैं। ये रेशियल थ्योरी रिस्ले ने दिया था, है ना। इसके बारे में भी है, और भी बहुत सारे ओरिजिन से रिलेटेड जो है थ्योरीज हैं, जैसे गुण के आधार पे, कर्म के आधार पे, कि आपके पुराने जन्म में बहुत बुरे कर्म रहे हैं, इसलिए आपका इस जन्म में, इस जाति में, इस जो है वर्ण में आपका जन्म हुआ है। वैसे ही आपका जो है गुण, सात्विक गुण है, तामसिक गुण है, राजसिक गुण है। अगर राजसिक गुण है तो आप जो है इस जन्म में जो है बड़े वर्ण में जन्म लेंगे। ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशनल थ्योरी है, ब्राह्मण थ्योरी है, बहुत सारे थ्योरीज हैं जो है कास्ट सिस्टम और वर्णा सिस्टम के ओरिजिन को लेकर। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप क्या सोचते हो कि भारत में कास्ट सिस्टम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में जो विवाद था कास्ट को लेकर, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में कास्ट को लेकर क्या विवाद था। गांधी जी क्या सोचते थे? क्या गांधी जी जाति व्यवस्था के समर्थक थे? क्या गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे? और क्या बी आर अम्बेडकर जाति व्यवस्था के कारण ही हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिए? इसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आप क्या सोचते हैं जाति व्यवस्था को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि जाति ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।